हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो हमारी जो सीरीज चल रही है किसकी, फ्रैक्शन एंड डिस्कस, उसी में हम जो आपके बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है, उसी में हम पेज नंबर 21 से लेके पेज नंबर 25 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आज हम डील करेंगे, ठीक है। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर नंबर 8 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। तो नाउ आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है हमारा ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग है, और सेकंड जो टॉपिक है वो डिक्लाइन है, और थर्ड है क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। ग्रोथ क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, इन दोनों को समझने से पहले हम किसके बारे में डील करेंगे, व्हाट डज द इंटरेस्ट मीन, मतलब इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। पहले हम इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे ताकि हम कंपाउंडिंग और ग्रोथ के बारे में जान पाएँ। ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग है ग्रोथ होना मतलब आगे बढ़ना, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी मनी में ग्रोथ हुआ या आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस का ग्रोथ हुआ, तो वो एज ए ग्रोथ की तरह कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो पहला व्हाट डज द मीन ऑफ व्हाट डज इंटरेस्ट मीन। तो इंटरेस्ट इज ए एक्स्ट्रा मनी। इंटरेस्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा मनी है। इज पेड फॉर यूजिंग सम एल्स मनी, मतलब कुछ मनी पे जो एक्स्ट्रा मनी पे होती है उसका नाम क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब टू कॉमन सिचुएशन, जो इंटरेस्ट है उसकी दो कॉमन सिचुएशन होंगे। कैसे कैसे, अब दो कॉमन सिचुएशन कैसी हो सकती है, या तो आप किसी को मनी पे करें उस पर आप इंटरेस्ट लें, या कोई आपको मनी पे करे आप उस पर इंटरेस्ट पे करें। तो ये दो केस हैं। अब व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, पहला केस है उसी का कि जब आप मनी को किस में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में, तब आपको क्या करेगा, यू गिव योर मनी टू द बैंक। अगर आप अपनी मनी बैंक को देते हैं तो द बैंक यूजेज योर मनी, तो आपकी मनी जो है उसको बैंक यूज करेगा। सो द बैंक पे यू एक्स्ट्रा मनी। तो आप जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी बैंक में दिए, जमा करे आज, और मान लीजिए 1 ईयर के लिए जमा कर दिया। आपको जो 100 रुपये आपने जमा करे, और आपके वो जब आपने 1 ईयर के बाद देखा तो 150 हो गया, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने रुपए का हो गया, 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपये उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये इंटरेस्ट का बेसिक मीनिंग था, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे एफडी 6% पर एनम मीन्स 6% पर एनम। अब पर एनम का मतलब क्या हो गया, जैसे इसका देखते हैं। पर एनम का पहले मीनिंग समझ लें। मीनिंग ऑफ पर एनम, मीनिंग ऑफ पर एनम, मीनिंग ऑफ पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर, मतलब पर एनम जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब 1 ईयर के लिए वो इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। 6% पर एनम, इसका मतलब है 6% इन 1 ईयर, एक साल में 6%। और 2.5% पर एनम मतलब 2.5% इन 1 ईयर, ठीक है। ये आपका पर एनम का मीनिंग था। जैसे फॉर एवरी 100 रुपीज़ यू डिपॉजिट द बैंक पे 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन 1 ईयर, मतलब एक साल में आपको बैंक कितना रुपए पे कर देगा। अगर आप 100 रुपये, जितना भी रुपये आप डिपॉजिट करोगे, तो जैसे मान लीजिए उसका इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 6%। इसका मतलब हर 100 रुपये पे आपको क्या देगा, वो 6 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा। जैसे अब 6% है, 6% ऑफ 100 रुपीज़, मान लीजिए 100 रुपीज़ का 6% निकाला है, तो 6% ऑफ 100 तो क्या होगा, 6/100 इंटू 100। तो ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब ये आपके पास जो पैसा हुआ वो कितना हुआ, 6 रुपये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अब जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 106 रुपीज़ होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक मीनिंग था। इसी में इसी का सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है व्हेन यू ब्रो मनी, मतलब जब आप मनी को क्या लेते हैं, इंटरेस्ट पे दिया जाता है। यू टेक मनी फ्रॉम बैंक और ए पर्सन, मतलब आप जब किसी से उधारी पे लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, या तो मनी आप बैंक से कोई लोन करवाते हैं, या किसी पर्सन से आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे आप मनी आप लेते हैं, तब क्या होगा, यू मस्ट रिटर्न मोर देन वॉट यू ब्रॉड। मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए, आपने उसको वापस रिटर्न किए, तब आपने 120 रुपये रिटर्न किए। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है 20 रुपीज़ का, यही आपका क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है।
तो इंटरेस्ट का मीनिंग भी समझ में आया होगा। तो इंटरेस्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बैंक से उधार ले सकते हैं या बैंक या किसी मेंबर को आप उधार दे सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करके उससे ले सकते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट यू पे इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे उसी का नाम क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू ब्रो 100 रुपीज़ एट द 6% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अगर 1 ईयर का 6% इंटरेस्ट यहाँ निकालें तो कितना रुपये होगा, 6 रुपये। तो आपको कितना पे करना है, एक्स्ट्रा रुपये कितना पे करना है, यू रिटर्न 106, मतलब 106 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करेंगे इन 1 ईयर, 1 साल में, ठीक है। ये था आपका मीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स है, जैसे आपके पास एफडी दिखता है, जो आप लिखते होंगे जब आप देखे होंगे, घर में बैठते हैं तो आप सुनते हैं कि इतने रुपए का हमने एफडी कराया है, वैसा है, इसी का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू डिपॉजिट ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं ऑफ मनी फॉर ए फिक्स पीरियड, मतलब फिक्स पीरियड में, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 10 डेज, 20 डेज, वैसे एट ए प्री डिटर्मिनाइंड इंटरेस्ट रेट, मतलब पहले से डिसाइड होती है इंटरेस्ट रेट, आप 7% आपको इंटरेस्ट रेट पे आप मनी के एफडी करवा रहे हैं या 6% पे करा रहे हैं, उस हिसाब से जनरली जो एफडी का रेट है वो 7% के आसपास रहता है। द मनी रिमेन लॉक, जो आपने मनी डिपॉजिट किया, मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट किया, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट से, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% मान लेते हैं। तो 6% इंटरेस्ट रेट है, तो जो आपका वो जो मनी है 500, तो वो 500 तो लॉक हो गया है, ठीक है, फॉर चूजन ड्यूरेशन। मान लीजिए 1 ईयर के, 2 ईयर के, जितना भी आपने ड्यूरेशन चूज़ किया है उसमें वो अमाउंट है 500, वो तो फिक्स हो गया। एंड द बैंक पे यू इंटरेस्ट ऑन इट, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको बैंक पे करेगा। यू कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या हो गया, मैच्योरिटी डेट का मतलब हो गया आपके पास कि आपने अगर 1 ईयर के लिए इसको डिपॉजिट किया है 500 को, तो 1 ईयर उसका मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। विदाउट इनक्यूरिंग ए पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी के बिना आप उसको विदाउट पेनल्टी आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, अगर पहले चाहिए तो। एट द एंड ऑफ टर्म, मतलब जब आप मान लीजिए 6 महीने के लिए आपने 6 मंथ के लिए आपने एफडी करवाया, आपको 3 मंथ में ज़रूरत पड़ी तो 3 मंथ में आपने वापस निकाल लिया। जब आपने 3 मंथ में वापस निकाला तब आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और अगर आपने 6 मंथ के बाद निकाला तब आपको क्या, पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। और यू रिसीव बोथ योर ओरिजिनल डिपॉजिट एंड द इंटरेस्ट अर्न, जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया वो और जो ओरिजिनल डिपॉजिट था दोनों आपको पे होंगे, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बैंक सेज दैट द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स डिपॉजिट इज़ 10% पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर। फिक्स डिपॉजिट है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट डज द अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट इज़ द पर एनम नेक्स्ट टू द परसेंटेज, परसेंटेज में पर एनम का क्या मतलब है, ठीक है। तो पहला है व्हाट इज़ द 10% पर मीन, पर एनम मीन, 10% पर एनम का मीन का मतलब क्या है, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी ए स्टैंड फॉर पर एनम, पी ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है, पर एनम के लिए, विच मीन्स पर ईयर। तो 10% पर एनम मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज डिपॉजिट द बैंक पे यू एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ 1 ईयर, 1 ईयर में आपको क्या करेगा, बैंक 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेगा। इसका मतलब जब आपका फाइनल अमाउंट आएगा वो 100 तो आएगा, 10 एक्स्ट्रा किया तो जो फाइनल अमाउंट आपको पे करेगा 1 ईयर के बाद 110 रुपीज़ आपको पे करेगा, ठीक है। ये भी आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये भी एक ही एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल की तरह ही है। द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट है, इंडिकेट दैट इफ़ यू हैव इन्वेस्ट 6000 एज ए डिपॉजिट, 6000 एज ए डिपॉजिट आपने इन्वेस्ट किया है ए ईयर विद द बैंक, बैंक में, बैंक के साथ आपने 1 ईयर का 6000 का फिक्स डिपॉजिट किया है, दे विल गिव यू 600 एज ए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में आपको कितना मिलेगा,
600 रुपीज़ मिलेगा ऑन दिस डिपॉजिट, इस डिपॉजिट पे। द 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द 6000 ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन द प्रिंसिपल। जो 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 6000 ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन द प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी इंटरेस्ट होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकाला जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट भी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चेक किया जाता है। तो द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर योर बैंक अकाउंट विल बी, मतलब अगर आपको 1 ईयर के बाद अगर आपका बैंक अकाउंट देखना है कि कितना पेमेंट आपको वापस मिला, तो वो चेक करना है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल मतलब जो आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए एक फिक्स अमाउंट किया था। द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, जितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया ये उसका क्या हो जाएगा, फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10 ईयर पर ईयर, 10% पर ईयर, ये 10% पर एनम भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर, 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, 10% ऑफ 6000, तो 10% ऑफ 6000, तो 10/100 इंटू 6000 निकाल लीजिए। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो ये पहले भी उसने बोला था कि वो 600 रुपीज़ का क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 6000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 600, तो आपको जो अमाउंट पे करेगा वो 66,000 पे करेगा, ठीक है। ये अमाउंट आपको आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको पे करेगा, ठीक है। अब इसको माने तो ये M1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मेथड 1, और एक मेथड 2 की तरह हम डील करते हैं इन अदर वर्ड में देखेंगे द अमाउंट डिपॉजिट 6000 अमाउंट आपने डिपॉजिट किया विल बिकम 110% और इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो पहले 100% था वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। तो 100 प्लस 10 110। तो इसको कैसे निकालेंगे, 110% ऑफ 6000, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 110/100 इंटू 6000, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना बना 110 इंटू 60, तो यहाँ से क्या मिलेगा 6600। यहाँ से भी ये सेम अमाउंट मिल रहा है 6600 और यहाँ पे भी 6600 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज ए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पी। इसी लाइन को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, कौन से वाली को, इस वाली लाइन को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ R% ऑफ पी। जो भी आपका परसेंटेज में रेट दिया हुआ है R% ऑफ पी को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, जितना ईयर आप काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ वन डिपॉजिट 6000 का आपने एक बार डिपॉजिट किया, ठीक है, इन द बैंक में एक बार डिपॉजिट किया आपने 6000 का, व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद वो अमाउंट क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एफडी। आपने कौन सी एफडी चूज की है उस पर डिपेंड करेगा कि वो 3 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहला है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द इंटरेस्ट इज़ पेड आउट रेगुलरली आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर, हर साल आपको इंटरेस्ट दे दिया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में ही रखा जाए। द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रिटर्न आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, मान लीजिए आपको 3 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट मिले, लेकिन जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट आए वो आपको हर साल मिलता रहे। तो देखिए ईयर वन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में कितना अमाउंट होगा उसका 6000 अमाउंट उसने डिपॉजिट किया। अब 6000 का कितना निकालना है 10%, तो यहाँ देखिए थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, तो 10% ऑफ 6000, तो ये कितना होगा 10/100, ये पहले भी निकाल चुके हैं लेकिन फिर निकाल दे रहे हैं, तो ये कितना बनेगा 10/100, तो 600 रुपीज़ आपका हो गया।
तो ये आपका क्या हो गया, एज ए इंटरेस्ट के काम में आएगा। तो ये आपका क्या है, एज ए इंटरेस्ट। एंडिंग में जो आपके पास बचेगा इंटरेस्ट, तो ये जो 600 रुपीज़ है वो तो आपको मिल गया, लेकिन जो ये है प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम टू सेम है। अब किसी को ये डाउट है कि ये एरो लगा के यहाँ ये क्यों लिखा गया है, इसका मतलब हो गया आपके पास 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0/10, ये होगा। इसी का मतलब ये है, ठीक है। अब आपने सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में आपके स्टार्टिंग में जो आया वो आपके पास इनिशियल अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में बचा था वो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बचेगा, ठीक है। तो 6000। अब 6000 का फिर 10% निकालेंगे तब भी हमारे पास कितना आ रहा है, 600 रुपीज़, जो आपको क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। जब रिटर्न हो गया तो एंडिंग में जो बचा, एंडिंग में कितना बचेगा, 6000 रुपीज़ बचेगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर जो होगा, तीसरे साल के स्टार्टिंग में जो होगा वो कितना होगा, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में, तो सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना था, 6000, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में भी 6000, उसका 10%, तो फिर 600 रुपीज़ आया, तो 600 रुपीज़ आपको क्या कर दिया गया, वापस दे दिया गया। तो एंड में कितना बचा, 6000 रुपीज़ उसके पास बचा हुआ है। तो हमारे पास ये जो आया 1800 रुपीज़ वो किन से आया है, इससे इससे ऐसे कनेक्ट करा देते हैं, और ये इन तीनों का जो टोटल है वो ये है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। और ये जो 6000 है वो ये रहा, तो टोटल मिला के 6000 प्लस 1800, तो ये हो गया 7800 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों मिला के मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1800, ठीक है। ये कौन है आपका इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। और ये कौन है आपका, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये क्या है, ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हैं, ठीक है। ये आपको कब मिलेगा, जब आपको पर ईयर के हिसाब से 1 ईयर ख़त्म हुआ उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाए, बाकी अमाउंट आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो सेफ रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट हम डील करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, द इंटरेस्ट गेन एवरी टाइम, हर टाइम जो इंटरेस्ट गेन होगा, सेज आफ्टर ईच ईयर, हर ईयर के बाद, इज एडेड बैक टू द एफडी। वो जो इंटरेस्ट हम ले रहे थे, पहले हम निकाल ले रहे थे, उसको क्या करना है, निकालना नहीं है, उसको वापस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देना है। दस द इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट और ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए, 10 रुपये आपका इंटरेस्ट बना, आपने वो 10 रुपये 1 ईयर के बाद लिए नहीं, वापस उसी को दे दिए, तो वो अमाउंट जो हो गया 110 रुपीज़ हो गया। उसी तरह ये सब्सिक्वेंट पीरियड, जो भी सब्सिक्वेंट पीरियड होगा, आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड द एंटायर अमाउंट रिटर्न, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। ये जो फेनोमेना है उसका नाम जो है वो क्या है, कंपाउंडिंग है, ठीक है। अब इसमें आते हैं इंटरेस्ट एड टू बैक, इंटरेस्ट एड टू बैक है वही एफडी अमाउंट है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसके स्टार्टिंग में जो एफडी अमाउंट है वो कितना है, 600 रुपीज़ है। 600 रुपीज़ का 10% कितना होगा, पहले ही निकाल चुके हैं हम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम है, तो 10% निकालते हैं 600। तो जब आप इसको और इसको इन दोनों को प्लस करके इधर ऐड करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 6600 रुपीज़, ठीक है, 6600 रुपीज़ आएगा। तो ये सेकेंड ईयर के लास्ट में जो बचता है वही क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो बचेगा वही सेकेंड ईयर का बिगनिंग होगा। तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 6600। अब 6600 का 10% निकालना है, ठीक है, तो इधर निकाल देते हैं 10% ऑफ 6600, तो 10/100 इंटू 6600, तो 0000 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 660 रुपीज़। तो 660 रुपीज़ अब की बार क्या होगा, एज ए इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। और जब हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट,
6600 और 660 को ऐड करेंगे तो जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर के लास्ट में वो होगा 7260 रुपीज़। ठीक है। अब थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिखेगा वो कितना मिलेगा, जो सेकेंड ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना था 7260 रुपीज़। अब क्या करना है, इसका फिर इंटरेस्ट निकालना है। अब की बार इसका फिर इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10% ऑफ 7260 का, तो 10/100 इंटू 7260 0000, एक एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना मिला 726 रुपीज़ आपका एज ए इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है। ₹726 आपको इंटरेस्ट में मिलेगा। जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा 7986 रुपीज़ मिलेगा। तो आपको जो रिटर्न होने वाला पैसा है वो कितना है आपका, जो रिटर्न होने वाला है वो कितना है आपका, कहाँ गया, वो अमाउंट आपका 7986 रुपीज़। ठीक है, जब आप कंपाउंड के साथ बात करेंगे। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एरो दिखाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली 1.10 से उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसका तरीका ये हो गया कि आपका क्या हो रहा है, 10% उसका हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 110% ऑफ 600 निकाल दीजिए, तब भी सेम आएगा। ये हम पहले भी निकाल सकते हैं, 160/100 इंटू 600, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 110 इंटू 60, तो ये कितना मिला 6600, डायरेक्टली आ जाता है आपके पास ये वाला अमाउंट। ठीक है। अब जब आप यहाँ से यहाँ आ गए हैं, अब आपका ये क्या बन गया है, ये आपका एज ए प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में ट्रीट होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर 60% से मल्टीप्लाई 110 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए। ठीक है, तब क्या होगा, तब आपको मिलेगा 110/100 इंटू कितने का 6600 का 110%, तो 00 से 00 कैंसिल, तो 11 इंटू 6 कितना होगा 11 इंटू 66, तो ये होगा 726 होगा, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। तो इतना रुपये आपको यहाँ से यहाँ आने में मिलेगा। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है। जब आप ये क्या बचा, ये आपका बचा थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं 10% निकालेंगे, तो इसके लिए भी क्या होगा 110% ऑफ 7260 में इसका निकालना है, तो 110/100 इंटू 7260, तो 10 से 10 10 से 10, तो ये कितना मिला 11 इंटू 726, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7986 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीके हैं, जिससे आपको पसंद आए उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, वॉट परसेंटेज इज टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा उसका कितना परसेंट विद रेस्पेक्ट टू द अमाउंट डिपॉजिट इन बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में डिपॉजिट होने पे अमाउंट में जो चेंजेज होगा उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पीछे वाला ये विदाउट कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग, दो मेथड से करना है हमको इसको। ठीक है, एक कंपाउंडिंग का है, एक विदाउट कंपाउंडिंग का है। ये विदाउट कंपाउंडिंग फाइंड करेंगे, ये विद कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट कंपाउंडिंग का मतलब हो गया जब आप हर साल अपना इंटरेस्ट आप लेते जाएंगे, बचे हुए अमाउंट पे आप इंटरेस्ट फिर अगले साल काउंट होगा। लेकिन विद कंपाउंडिंग में क्या होगा, विद कंपाउंडिंग में आपके पास होगा कि जैसे ही आप अमाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा उसको वापस आप उसी एफडी अमाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। अब देखिए, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ
टोटल अमाउंट डिपॉजिट आपने कितना किया उसका 100% है। अब विदाउट कंपेयरिंग देखेंगे तो हमारे पास विदाउट जो कंपेयरिंग है वो कितना अमाउंट है 7800। देखो यहाँ 7800 रुपीज़ है जो विदाउट कंपाउंडिंग है। तो 7800 रुपीज़ आपको क्या हुआ है रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 7800 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ। आपने डिपॉजिट कितना किया 600 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया इंटू 100। तो 00 से 00, 10 से 10, तो ये कितना होगा 780 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया 6 1 जा 6, 130%। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे तो कितना होगा 1.3। क्यों 1.3 ही क्यों होगा उसका भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम जो परसेंटेज है उसको चेंज करके लिखेंगे। तो परसेंटेज को चेंज करेंगे तो ये क्या फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 130 अपॉन 100, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना होगा 1.3। ऐसे भी कह सकते हैं। अभी अदर वर्ड में जाए तो अदर वर्ड में क्या दिख रहा है द टोटल अमाउंट रिसीव। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा ये बताना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो 113 है इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको मैं दो तरीके से लिखता हूँ। पहला जो आपका इधर लिखा है उसको लिखते हैं तो 600 इंटू 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तब भी हमारे पास क्या आ रहा है 600 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 7800। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर दूसरे मेथड से देखूं तो मैं निकाल सकता हूं मेरे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 10% था, तो 110% ऑफ, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई कराना है 600 है उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 7800 ये रुपये आएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो बताना है। सो दिस परसेंटेज गेन ओवर 3 ईयर, 3 ईयर में कितना परसेंट गेन हुआ। तो पहले कितना था 130% हो गया, मतलब पहले 100% था, तो गेन कितना हो गया 30% आपको क्या हुआ है गेन हुआ है। ठीक है, अब विदाउट कंपाउंडिंग, जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं विद कंपाउंड, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तब आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तब आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो कितना हुआ था 7986। तो यहाँ होगा आपके पास 7986 डिवाइडेड बाई कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया 6000 इंटू 100, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना बना 7986 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना बनेगा आपके पास, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 133.1% होगा। ठीक है, इसको आप अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 133.1 डिवाइडेड बाई 100, इसको आप बदलेंगे तो 1.331, ये भी हो सकता है। तो इन अदर वर्ड में हम देखें अदर वर्ड द टोटल अमाउंट रिसीव, तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा इन अदर वर्ड में, तब वही तरीका है, या तो आप डायरेक्टली निकाल दें या फिर आप चेंज करके देख लें। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6000 इंटू 1.1 प्लस 1.1 नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो 10% इंक्रीज हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ये होगा। ठीक है, 1.1 1.1 1.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 7986 रुपीज़। ठीक है, तो परसेंटेज गेन ओवर 3 ईयर, 3 ईयर में कितना परसेंट गेन हुआ, तो मान ली पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 133.1, तो परसेंटेज कितना गेन कर लिया उसने 33.1% उसने क्या किया परसेंटेज गेन किया है। ठीक है, इस तक को
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट वी गेट बैक, हमें कितना अमाउंट वापस मिले इफ़ वी इन्वेस्ट 6000 अगर इन्वेस्ट करें तो हमें कितना अमाउंट वापस मिलेगा एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर टी ईयर, मतलब टी ईयर्स के लिए अगर हम देखें तो हमारा कितना इंटरेस्ट हमको वापस मिलेगा, कितना अमाउंट। तो पहला केस जो है हमारा सॉल्यूशन का जो पहला केस है वो है नॉन कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ना हो। हियर द इंटरेस्ट गेन एवरी टर्म इज पेड बैक, मतलब वापस पेड बैक, देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एवरी स्मॉल टर्म रिमेन सेम, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा हर टर्म में क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड द रिजल्ट द इंटरसेक्टर गेन एवरी टर्म इज ऑल्सो भी सेम, हर टर्म में हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। द इंटरेस्ट गेन इन वन टर्म इज 6000 इंटू 0.1, 6000 इंटू 0.1 क्यों दिया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 6000 जो है उसका 10% निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका जो मतलब है उसका मतलब ये वाला है, ठीक है, 10% से मतलब है इसका, ठीक है। द इंटरेस्ट गेन इन 3 टर्म, मतलब हर टर्म में इंटरेस्ट सेम ही होगा। तो हमने क्या किया 6000 और इस इंटरेस्ट रेट से चले, कितने समय के लिए चले, ये जो चीज़ है वो किसके लिए है, 4 टाइम, ठीक है। ये किसके लिए 3 टर्म, अगर 3 ईयर के लिए बात करें। द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एफ डी इज आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एफ डी होगा, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो, और जो इंटरेस्ट कितना आया, तो फर्स्ट ईयर में पिछले 3 साल में ये इंटरेस्ट आया। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, पहला जो साल है उसमें क्या होगा 6000 का 10% आएगा, तो वो कितना होगा 600, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 6000 का 0.1, तो ये भी क्या होगा 6000, तो हर बार देखो इंटरेस्ट सेम आ रहा है, यहाँ भी 6000 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा 600 मिलेगा, ठीक है। इसी को हम वेरिएबल की टर्म में लेके जाएं तब हमें क्या दिख रहा है, अगर इसी को मैं वेरिएबल की टर्म में लेके जाऊं तो ये मेरा क्या है फिक्स डिपॉजिट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर। द इंटरेस्ट गेन इन वन टर्म इज पी इंटू आर, वन टर्म में जो इंटरेस्ट गेन होगा वो पी इंटू आर होगा, वेयर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, परसेंटेज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसका मतलब क्या है आर है। द इंटरेस्ट गेन इन टी टर्म, टी टर्म में कितना गेन्स होगा, मतलब जैसे यहाँ हम कर रहे थे ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, ये आर परसेंटेज है, और ये क्या है टी टर्म है, मतलब 3 टर्म है, तो यहाँ टी टर्म होते पी आर टी, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी से मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों टर्म आ जाएगी। द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एफ डी ऑफ टी ईयर इज पी प्लस पी आर टी, तो पी से यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों में से पी कॉमन लेंगे तो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास विदाउट कंपाउंडिंग, अब की बार क्या है हमारे पास विदाउट कंपाउंडिंग है। अगर हम विदाउट कंपाउंडिंग देखें, इसी का दूसरा केस है विदाउट कंपाउंडिंग। अगर विदाउट कंपाउंडिंग को देखेंगे, हियर द इंटरेस्ट गेन एवरी टर्म या ईयर, एवरी टर्म या ईयर में दिया हो, एंड गेट बैक टू द एफडी, अगर एफडी में हम वापस ऐड कर देंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज आफ्टर एवरी टर्म, हर टर्म के बाद प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होगा, एंड एज ए रिजल्ट द इंटरेस्ट गेन एवरी टर्म ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली, तो हर टर्म के बाद जो इंटरेस्ट गेन होगा वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा। जैसे द टोटल अमाउंट इन द एफ डी आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एफ डी होगा वो जैसे 600 रुपीज़ है, उसको 1.1, अब 1.1 का मतलब क्या हो गया 110%, इसका मतलब क्या हो गया 110 अपॉन 100
तो ये कितना होता है 1.1 होता है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर का प्रिंसिपल है। द टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद क्या होगा, ये क्या है 1 ईयर के बाद है, तो 1 ईयर के बाद ये क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा अगले साल के लिए, तो उसका अगले साल का ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद देखेंगे तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका 2 ईयर के लिए, और ये किसके लिए काम कर रहा है, थर्ड ईयर के लिए। द टोटल अमाउंट ऑफ FD आफ्टर टी टर्म। अब देखो जब पहले के लिए निकाला तो आपका 11.1 था यहाँ, ठीक है, अब दो सेकेंड 2 ईयर के लिए निकाला तब आपके पास 2 टाइम आ गया। जब आप 3 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, जब आप 3 ईयर के निकाल रहे हैं तो ये कितनी टाइम आ गया 11.1, 3 टाइम आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका 1.1 3 टाइम आ चुका है। तो जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके ये जो आपका है कौन सा 1.1 1.1 1.1, ये कितने टाइम है, टी टाइम पे डील कर रहा है, कितने टाइम पे, टी टाइम पे डील कर रहा है। तो 600 का टी टाइम तक ये जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा जो आपको टी ईयर के बाद मिलेगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट होगा P और 1 प्लस आर। अब 1 प्लस आर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R 10%, 10% है, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस आर का मतलब हो गया 1 प्लस 10%, और 1 प्लस 10% का मतलब 10/100, इसका मतलब क्या हो गया LCM 100, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 110/100, तो ये भी हो गया। तो आप या तो 1 प्लस आर लिख लें, 1 प्लस आर का मतलब भी यही है, और तो ये जो 1.1 है इसका मतलब क्या है, 1.1 का मतलब हम लिख सकते हैं ये 1.1 है, तो 1 प्लस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद जो होगा ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट की तरह ट्रीट होगा, और ये आपका क्या होगा इंटरेस्ट अमाउंट होगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद देखेंगे तो ये यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, ये जो ब्लैक किया हुआ है नीचे अंडरलाइन के साथ, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये उसके लिए अगले वाले के लिए इंटरेस्ट बनेगा। द टोटल अमाउंट इन FD आफ्टर, जो टोटल अमाउंट ऑफ FD है इन आफ्टर टी ईयर, टी ईयर के बाद क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही चलते 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 ये T9 हो जाएगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस P इंटू 1 प्लस आर की पावर T है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सपोज वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट गेन एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड पे जो आपको इंटरेस्ट गेन पेन होगा उसका फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ 2 ऑप्शंस, हर 2 ऑप्शन में फॉर्मूला क्या होगा। देर आर 2 स्टैंडर्ड वेज, या ऑप्शन 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक कंपाउंड एक विदाउट कंपाउंड, फाइंडिंग द टोटल इंटरेस्ट गेन एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। तो पहला जो मेथड है वो किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसका नाम दिया गया है इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो उसका नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और उसका फॉर्मूला था हमारे पास PRT/100। अब अभी हम पहले सॉल्व किए थे वो क्या किया था, P इंटू आर इंटू टी किए थे। जब हम R को किस में लिख रहे थे, R को लिख रहे थे R इन परसेंटेज में लिख रहे थे। अगर आप इसको P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर देंगे तो परसेंटेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 20% आपको दिया तो आप क्या करेंगे P इंटू 20 इंटू टी अपॉन 100, या तो आप इस तरीके से लिखें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को
P इंटू 20% इंटू टी, तब भी यही बात है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये जो 20% है वो 20/100 बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो हर एक चीज़ को यहाँ पे है वेयर पी का मतलब है प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट, इनिशियली शुरुआत में जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज इन पर एनम के परसेंटेज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। टी यानी टाइम इन ईयर, ईयर में आपको टाइम दिया जाएगा। अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एस आई का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका होगा। ठीक है, अब ये तो कब था, जब आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो, मतलब ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेटेड हो, मतलब आपने वापस उस 1 ईयर के बाद अपना इंटरेस्ट ले लिया, उसको वापस उसमें ऐड नहीं करवाया, तब का केस है। अब इसी का सेकंड केस है, जब आप इंटरेस्ट को आप वापस उसी में ऐड करा देते हैं, तो उसी का नाम क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इंक्रीज बाई परसेंटेज एवरी ईयर, हर साल इंक्रीज होता है। द each year the interest is added to the principal, जो हर साल है इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में ऐड होता है। द नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इंक्रीजिंग अमाउंट, इंक्रीजिंग अमाउंट होगा। फॉर्मूला फॉर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल टू, ये हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होगा, इसको याद करना रहिएगा, आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। पी क्या है, यहाँ पे P किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल को। आर क्या है, आर है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ए का मतलब टोटल अमाउंट है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट, ये जो ए है वही हमारा अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा, वो आपको क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब इसी को देखो क्विक कंपैरिजन के लिए हमने एक टेबल बनाया है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो ये किस पे, ओनली किस पे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, PRT अपॉन 100। सेकेंड वाला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे लगता जाता है जैसे प्रिंसिपल प्लस पास्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ पास्ट इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ए माइनस पी का ही है, जहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये रहा, ये ए का फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्लाइन। अब डिक्लाइन में देखिए, डिक्लाइन में क्या होगा, सेवरल आइटम और मटेरियल लॉस फाइनेंशियली वैल्यू ओवर टाइम, ओवर टाइम में जो वैल्यू होगी फाइनेंशियली, सेवरल आइटम और मटेरियल लॉस फाइनेंशियली लॉस करेगा। सपोज समवन बाय ए बाइक, मतलब किसी ने आपको क्या किया, एट योर होम, किसी ने आपके घर में, मान लीजिए आपके पापा ने एक बाइक खरीदा जिसका प्राइस क्या था, अभी जो करंट में जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब मान लीजिए 1 ईयर के बाद आपको वो बाइक आपने चलाया, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, दे वॉन्ट टू सेल, तो वो सेल करना चाहते हैं। इट द वैल्यू ऑफ द बाइक एट द टाइम विल बी लेस देन 1 लाख, मतलब मान लीजिए आपने अभी बाइक निकला है, मान लीजिए जो भी आपकी पसंदीदा बाइक हो 1 लाख रुपीज़ में आती है, 1 ईयर के बाद आपको बाइक दूसरा पसंद आया तो आप उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन अब जो सेल होगा वो 1 लाख रुपीज़ में नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इट कुड डिपेंड ऑन
वेरियस फैक्टर, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो कम क्यों हो जाता है। इंक्लूडिंग हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ट, मतलब कितने साल पुरानी है, सिंस द परचेज, परचेज करने से कितने साल बाद आप उसको बेच रहे हैं, ये भी उसका एक फैक्टर के रूप में काम करेगा। हाउ मैनी किलोमीटर, कितना किलोमीटर द व्हीकल हैज़ बीन यूज, जो व्हीकल है वो यूज हुआ है कितने किलोमीटर के लिए। इफ़ देयर हैज़ बीन एनी डैमेज, इफ़ देयर हैज़ बीन एनी डैमेज, कोई भी डैमेज है वो ना हो उसके लिए है। और इफ़ एनी पार्ट हैव बीन रिप्लेस, कोई भी पार्ट क्या नहीं हो, रिप्लेस ना हो। अगर रिप्लेस है तो उसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होएगा। दिस कॉल्ड डिस्प्रिशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन कहते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ दैम, आइटम के एज पे की वजह से उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, यानी रिड्यूस होती है, यानी कम होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डिप्रेक्टिव, डिप्रिशिएट्स। अब देखिए इसके कुछ की आइडिया हैं जो आपको याद करने हैं। द इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, और डिप्रिसिएशन क्या होगा, वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम की हैं, दोनों को आप ध्यान से देखिए। अब तीसरा जो पॉइंट है उसका वो क्या कह रहा है, फॉर्मूला चेंजेज फ्रॉम 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आर अपॉन 100 से क्या हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखेंगे तो आसानी से रहेगा कि आप जब इंटरेस्ट की बात करता है तब आपको वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, जब आपको डिप्रिसिएशन करना हो तब आपको क्या मिलेगा, वैल्यू कैसी दिखेगी, डिक्रीज होती दिखाई देगी। इस केस में वैल्यू इंक्रीज होती दिखाई देगी, ठीक है। और जो फॉर्मूला में चेंजेज होगा, जो 1 प्लस आर अपॉन 100 था वो 1 माइनस आर अपॉन 100 अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, ए टीवी इज़ बॉट एट प्राइस ऑफ 21,000। आपने क्या किया, एक टीवी खरीदा कितने रुपए में, 21,000 रुपीज़ में, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद द वैल्यू ऑफ टीवी डिप्रिशिएट बाई 5%। जो आफ्टर 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद जो आपका जो टीवी का प्राइस है वो क्या होगा, डिप्रिशिएट यानी कम हो गया। द फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो टीवी है वो कितने रुपए का होगा। तो पहले M1 की डीलिंग करते हैं, ठीक है। M1 क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ रिडक्शन, M1 कहता है द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू इज़ 5% ऑफ 21,000। तो 21,000 का 5% है, तो 5 अपॉन 100 इंटू 21,000, तो 00 से 00 कैंसिल, तो कितना बचेगा 5 इंटू 210, तो ये कितना बचा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 1050। इतना रुपया आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, 5% ये होगा। तो जो करंट वैल्यू होगी, ठीक है, द करंट वैल्यू the current value is 21,000 माइनस 150, 1050। तो ये कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 19,950, 90,950 रुपीज़ आपको उसका रिमेनिंग करंट जो अमाउंट है वो है। इतने रुपए में आप अभी बेच सकते हैं, लेकिन आपने ख़रीदा 21,000 का था, इसका मतलब आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इसी का जो मेथड 2 है, मेथड 2 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर विल बी 95%। मान लीजिए पहले जो वैल्यू थी वो 100% थी, अब उसमें से क्या हुआ 5% का डिक्रीजेंस हो गया, तो कितना बचा 95% अभी बचा हुआ है, ठीक है। ऑफ करंट वैल्यू, जो करंट में वैल्यू है उसका 95% है, इसका मतलब क्या हो गया 95% ऑफ करंट में वैल्यू कितना है, जब आपने परचेज किया वो 21,000 था,
तो वो कितना होगा 95/100 इंटू 21,000। तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना बना 95 इंटू 210। तो ये कितना बनेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये भी आएगा 19,950 रुपीज़, ये आपका अमाउंट होगा। तो यहाँ कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर विल बी, तो 1 ईयर के बाद जो टीवी का वैल्यू होगा, दोनों मेथड से हमारे पास क्या आ रहा है 19,950 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहें तो इसको तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मेथड नंबर 3 जोड़ना चाहते हैं आप उसी क्वेश्चन में M3 का यूज़ करना चाहते हैं, तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस है जिस पे आपने ख़रीदा है वो कितना है 21,000 रुपीज़ है। ठीक है, और जो डिप्रिशिएट दे रखा है, डिप्रिशिएट आपको क्या दे रखा है 5% दे रखा है। तो आप क्या करें, डिप्रिशिएट अमाउंट कितना होगा, ठीक है, डिप्रिशिएट अमाउंट अब कितना होगा, जैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं वैसा ही है, मतलब लॉस अमाउंट की तरफ। तो डिप्रिशिएट अमाउंट क्या होगा 5% ऑफ 21,000, तो ये कितना होगा 5/100 इंटू 21,000। तो 00 से 00 कैंसिल, तो बचा क्या 5 इंटू 210, तो ये कितना बना 1050, 150 रुपीज़ आपका डिफरेंस अमाउंट मतलब कम हो गया। तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से क्या चला जाएगा डिप्रेशिएट अमाउंट चला जाएगा। डिप्रेशिएट अमाउंट जाएगा तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या था 21,000 माइनस डिप्रेशिएट अमाउंट 1050। तो जो आपका सेलिंग प्राइस बचेगा वो सेलिंग प्राइस क्या होगा 19,950 रुपीज़, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। और यहाँ भी देखो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है आपका 19,950। ठीक है, तो आप जो इन तीनों मेथड से जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, उस टाइम दिमाग में जो आए उस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को ध्यान से समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस बाई अबाउट 10% एवरी डेकेड। हर डेकेड जो पॉपुलेशन है किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो हर डेकेड में 10% क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। इफ़ द करंट पॉपुलेशन इज़ 1250 है, करंट जो पॉपुलेशन है वो दी हुई है 1250 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड्स, 3 डेकेड के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या होगी। तो M1 की जब बात करें, ठीक है, तो M1 की बात करें तो फर्स्ट डेकेड डिक्रीज, फर्स्ट डेकेड में कितना डिक्रीज होगा, तो 10% डिक्रीज करना है, तो 10% ऑफ 1250 का, तो ये कितना हो गया 10/100 इंटू 1250, तो 10101010, तो ये कितना हुआ 125। तो ये 125 रुपीज़ आपको फर्स्ट डेकेड में डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, 125 का डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट डेकेड। फर्स्ट डेकेड के बाद पॉपुलेशन क्या होगी 1250 थी, उसमें से 125 डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी है 1125 बची हुई है। सेकेंड डेकेड डिक्रीज, सेकेंड डेकेड कितना डिक्रीज होगा, अब की बार जो निकलेगा वो 1125 का 10%, तो 1125 का 10% कितना होगा 112.5। ठीक है, अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेकेड, 2 डेकेड के बाद जो पॉपुलेशन होगा 1125 में से 112.5 जब आप हटाएंगे तब आपके पास क्या बचेगा 1012.5 रुपीज़, 1012.5 बचेगा।
तो थर्ड डेकेड पॉपुलेशन डिक्रीज, तो थर्ड डेकेड जो होगा वो 10% ऑफ 1012.5 का होगा, तो वो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 101.25। पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड, 3 डेकेड के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, मतलब आपके पास जो सेकेंड डेकेड में पॉपुलेशन था उसमें से थर्ड डेकेड में जो डिक्रीज हुआ वो हटा देंगे, तो लगभग हमारे पास कितना आ रहा है 911.25। ठीक है, ये आपका मेथड 1 है। अब इसी को आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं। मेथड 2 में क्या है, गिवन क्या है, करंट पॉपुलेशन इज 1250, 12 करंट जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास कितनी है 1250 है। ठीक है, डिक्रीज़ कितनी हो रही है 10% एवरी डेकेड, हर डेकेड के बाद 10% डिक्रीज हो जा रही है। टाइम कितना डेकेड है, 3 डेकेड का हमारे पास टाइम है। तो इसको फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फॉर परसेंटेज डिक्रीज, फॉर परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम, सॉरी टी टाइम का डेकेट है हमारे पास, तो टी डेकेट, टी डेकेड्स इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी होगा। ठीक है, अब हमारे पास पी क्या है, यहाँ पे पी है हमारे पास 1250, आर है हमारे पास 10% और टी है हमारे पास 3 डेकेड की डील कर रहा है, तो टी हमारे पास 3 है। तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास क्या बनेगी 1250 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1250, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 की होल क्यूब, तो ये कितना मिलेगा 1250 इंटू इसका एलसीएम 10, तो क्या होगा 10 माइनस 1 की पावर 3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1250 इंटू ये कितना हो गया 9 अपॉन 10 की होल पावर 3। अब 9 अपॉन 10 की होल पावर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक और पेज ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ गया था 1250 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1250 इंटू 9 का क्यूब कितना हो गया 729 डिवाइडेड बाई 1000, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 911,250 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 3 जीरोज नीचे आएंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचा कितना 91125 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 911.25, तब भी हमारे पास एग्जैक्टली 911.25 आएगा। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड, आफ्टर 3 डेकेड जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है वो कितनी है हमारे पास, वो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली हम मान लें तो वो आ जाएगा 911 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बैठ रही है। अब रीज़न क्या है 911 ही क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मस्ट बी ए होल नंबर। पॉपुलेशन हमेशा क्या होगी होल नंबर होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती। सो वी टेक द approximate value, approximate value
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो हमने 2 मेथड से किया, दोनों से आ रहा है, आप जिस चाहें उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज हमने जो डील किया, एक हमने किसका किया, ये तो दिखेगा ही नहीं, हमने 2 पढ़ा है। एक पढ़ा था हमने इंटरेस्ट, एक पढ़ा हमने इंटरेस्ट 2 टाइप का पढ़ा। एक पढ़ा हमने नॉन कंपाउंडिंग, एक तो पढ़ा हमने नॉन कंपाउंडिंग और एक पढ़ा कंपाउंडिंग। अब नॉन जो कंपाउंडिंग था उसी का हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा, नॉन कंपाउंडिंग था, उसी का दूसरा नाम था SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और जो कंपाउंडिंग था उसी का दूसरा नाम था CI क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब ए क्या था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर ए है हमारे पास, ए का मतलब हो गया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी टाइम पीरियड है, आर वो है। दूसरा है डिक्लाइन। अब डिक्लाइन में हमने 2 ही चीज़ पढ़ी हैं, जब आपको डिप्रिसिएशन दिखे तब आपको क्या करना है, माइनस करना है। मतलब जब आपको इंटरेस्ट दिखे तब क्या होगा, तब वैल्यू इंक्रीज होगी, तब वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और जब आपको क्या दिखे, जब आपको दिखे डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट दिया, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी, तब वैल्यू डिक्रीज होगी। इसमें क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 हो रहा था वो चेंज होके 1 माइनस आर अपॉन 100 की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, ये चेंजेज होगा। ये आज का हमारा क्या था, आज के लेक्चर का समरी था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके। ठीक है, थैंक यू।